screen so that whether my PPT is visible to all, you can just give your comments. Yeah, so I would like to check whether I'm properly audible and whether the PPT is visible to all. Okay, great. So again, so let us start this session. I would like to take this session both in Hindi and English. हम हिंदी dominating language रखेंगे and I will use little bit of English. क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में हम लोग काफ़ी लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे. अगर आप लोग को लगता है कि नहीं आई शुड टेक इट इन हिंदी इंग्लिश, अगर मुझे इंग्लिश में लेना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में. जो भी डोमिनेंट आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस रहेगा, आई विल प्रेफर दैट लैंग्वेज. तो और ये सेशन को हम इंटरेक्टिव रखते हैं. मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जहां पर भी आपको कोई डाउट है, कुछ इश्यूज है, आप लोग चलो ठीक है, आई थिंक कुछ हिंदी बोल रहे हैं, कुछ इंग्लिश, तो आई विल यूज बोथ द लैंग्वेजेस simultaneously, which is also we call it Indian language, which is Hindi and English mix. तो सभी लोग एक्टिव रहे, इंटरेक्टिव हम ये सेशन बनाते हैं एंड चैट बॉक्स में प्लीज मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहे ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो आई वुड एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. तो कहीं पर आपको लगता है कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, तो प्लीज आप नोट करके रखिए अपने क्वेश्चंस. हम लोग एंड में एक 10-15 मिनट वी विल टेक फॉर ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो ये जो सेशन है, हमने ऑलमोस्ट 15 सेशन बनाए हैं जहां पर वेरियस जीएसटी रिलेटेड चीजें. हमने ये ध्यान दिया है कि इन 15 सेशन अगर कोई अटेंड कर लेता है, ये पूरे 15 सेशन, तो उनको एक जीएसटी का बेसिक आइडिया अच्छे से लग जाएगा, ताकि फिर उस ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपने ये सेशन कर लिया तो जीएसटी में मास्टरी हो गई. ये सेशन करते हुए आपको बाकी अपनी लर्निंग जीएसटी की चालू रखनी चाहिए, ताकि आप अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं और उसको प्रैक्टिकली अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन, अपनी फील्ड में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके. तो दिस इज ओनली टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ द जीएसटी लॉ. तो आज का जो सेशन है, हमने स्पेसिफिकली ओवरव्यू के लिए डिफाइन किया है कि ओवरव्यू ऑफ द जीएसटी एक्ट. तो इसमें हम लोग एकदम डेप्थ में कोई भी टॉपिक में नहीं जाएंगे, बट मुझे आप सभी को एक ओवरव्यू देना है जीएसटी लॉ के बारे में कि जीएसटी क्या है, क्यों जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है. ये जीएसटी जो हमारे पहले एक्साइज सर्विस टैक्स होता था उससे कितना डिफरेंट है. और प्रैक्टिकली अगर मैं अभी हम देखें तो ऑलमोस्ट 2017 से वी आर नाउ ऑलमोस्ट 4.5 years टू जीएसटी, 4 years टू जीएसटी. तो काफी टाइम हो गया इंप्लीमेंट होते हुए. तो अभी तक क्या स्टेटस है जीएसटी का, जैसा हमने सोचा था, वेदर जीएसटी वैसा ही है या फिर कुछ उसमें डिफिकल्टी फेस हुई है टैक्स फेस को. तो ये पूरा एक बैकग्राउंड मैं आपको एक ओवरव्यू जैसे आज देता हूं. और हमारा इंटेंशन ऐसा रहेगा कि जैसे आज हम ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे, फिर अगले जो सेशंस रहेंगे हम थोड़े इन डेप्थ में जाएंगे, थोड़े टेक्निकलिटीज में हम ज्यादा जाएंगे. कहीं पर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप नोट करके रखिए एंड प्लीज आस्क मी इन द एंड so that I will resolve the queries of everybody. Okay, so let us get started. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको काफी अलग नाम भी लोगों ने दिया है. कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया इट इज अ गुड एंड सिंपल टैक्स. देन मैंने कहीं पर पढ़ा था इट वाज रिटन गॉड सेव टैक्स पेयर्स. एक जगह पर लिखा था गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर. बट एनीवे, दिस इज जस्ट अ जोक. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट हमारा हुआ है 1 जुलाई 2017 को, एज यू ऑल नो. एंड अगर हम आज देखें तो ऑलमोस्ट वी आर इन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग 4 years ऑफ जीएसटी. घनो सारो टैक्स, घरो टैक्स अगेन मारवाड़ी में
काफी लोग somebody has put that over chat. ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई जीएसटी क्यों चाहिए, जब ऑलरेडी ऑलरेडी एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, वैट था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, तो ये सब चल रहा था, ठीक से चल रहा था। तो फिर क्या ऐसी नीड पड़ी थी हमको कि भाई जीएसटी चाहिए, जीएसटी इंप्लीमेंट करना है? ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे हमारे अर्लियर टैक्स रिजिम में कि हमको जीएसटी इंप्लीमेंट करना पड़ा? तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले जो हमारे टैक्सेस थे, मैं ब्रॉडली टैक्सेस के बारे में बताता हूँ, बहुत सारे छोटे मोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने कंट्री में थे, बट ब्रॉडली अगर मैं देखूँ तो एक सेंट्रल एक्साइज था जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो उन्हें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती थी। फिर था सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स सर्विसेज पर लगता था। और गुड्स पर जब वो गुड्स हम सेल करते थे तो हमें वैट पे करना पड़ता था, अगर वो सेल स्टेट के अंदर है। अगर वो इंटर स्टेट सेल है तो हमें सीएसटी पे करना पड़ता था 2%। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वैट था, सेंट्रल एक्साइज था, सर्विस टैक्स था। तो इतने सारे टैक्सेस, और इसके साथ में काउंटर वेलिंग ड्यूटीज थी, फिर लग्जरी टैक्स था, और एंटरटेनमेंट टैक्स, तो काफी सारे इतने सभी टैक्सेस का ऑक्ट्रॉय। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो सिस्टम था वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था। और आपको जैसे पता है कि जितने ज्यादा लॉज होते हैं, हर लॉ का अपना अलग इंटरप्रिटेशन होता है, हर लॉ की अपनी एक्सपर्टीज अलग होती है, हर लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन करने की अथॉरिटी अलग थी। तो जैसे सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, वैट और सीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट करता था। हालांकि सीएसटी लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट का था, बट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास में था। तो कहीं ना कहीं एक इंडिया को लेकर एक नेगेटिव सेंटिमेंट ऑलरेडी पहले से डेवलप हो गया था कि इंडिया में अगर बिजनेस करना है तो टैक्सेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया में। इनफैक्ट आज भी काफी सारे एमएनसी कंपनीज के माइंड में ये एक थॉट प्रोसेस होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो एक अपना इंटरनेशनल लेवल पर एक जो माइंडसेट भी जो चेंज करना था, आई थिंक जीएसटी वाज वन ऑफ द रीजन कि हम ये सभी चीजों को कंसोलिडेट करें। अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखो तो हर 60-70 ईयर्स में एक बार ऐसी सिनेरियो आती है जहां पर गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि अरे ये टैक्सेशन सिस्टम तो अभी बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सेंट्रल एक्साइज आया था 1944 में, तो उसके पहले अगर आप देखो तो सेंट्रल एक्साइज के, सिर्फ सेंट्रल एक्साइज के 17 अलग अलग लॉज थे। सेंट्रल एक्साइज ऑन दिस, सेंट्रल एक्साइज ऑन दैट। तो फिर 1944 में अगर आप देखो तो क्या किया था गवर्नमेंट ने, बोला वी वांट टू सिंप्लीफाई द सेंट्रल एक्साइज लॉ। और उन्होंने जितने भी 17-18 जितने भी सेंट्रल एक्साइज लॉज थे अलग अलग गुड्स पर, उन सभी को मर्ज कर कर एक सेंट्रल एक्साइज लॉ बना दिया था। बोले वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस एंटायर सेंट्रल एक्साइज लॉ। ना अभी आप देखिए जो 1944 में सिंप्लीफाई हुआ था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना, hello, am I audible properly? Yes, sir. तो Yes, जो yes, sir. 19 Yes, sir. You ओके are ओके properly audible. No problem. Yeah. ओके ओके, तो जो 1944 में सिंप्लीफाई हुआ था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेट हो गया। तो द आइडिया इज हर 60-70 ईयर्स, 50-60 ईयर्स में एक टैक्सेशन लॉ का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां पर अगेन गवर्नमेंट को उसको नई बिजनेस पॉलिसीज, जैसे बिजनेस इवॉल्व हो रहा है वो हिसाब से उसको रिविजिट करना होता है। तो उसी डायरेक्शन में जीएसटी गया है और हमने सभी लॉस को मर्ज किया है, कंबाइन किया है टू बिकम अ गुड एंड सिंपल टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले जो हमारे लॉस थे तो वहां पर काफी सारी जो चीजें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है। एक तो था कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि टैक्स ऑन टैक्स, यानी अगर आप देखिए तो पहले जहां वैट कैलकुलेट होती थी तो वैट इवन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट कैलकुलेट होती थी। तो काफी सारी चीजें, और जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में अगर आप
sorry, I think I was my network went off for a while. Am I audible now? You are audible now. Yeah. Okay, sorry, I think मेरा network चला गया था. तो I will just repeat which I was saying के ये जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, फिर क्रेडिट अवेलेबल नहीं था. अगर आप वैट पे करते हो तो आपको सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं था, सर्विस टैक्स पे करते हो तो वैट का क्रेडिट नहीं था. सीएसटी में तो वैसे भी क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने निकाल दिया था. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. सबसे इससे एक और जो बड़ी प्रॉब्लम थी डबल टैक्सेशन. कुछ इंडस्ट्रीज में आज भी इश्यूज है, जैसे सॉफ्टवेयर पे सर्विस टैक्स लगना चाहिए या वैट लगना चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. इनफैक्ट आज भी हम लोग वो लिटिगेशन हैंडल करते हैं, केसेस जहां पर सॉफ्टवेयर पे ये क्वेश्चन आता है कि इस पे वैट लगना चाहिए या सर्विस टैक्स लगना चाहिए, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि वैट लगना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि सर्विस टैक्स लगना चाहिए. फिर ये कंफ्यूजन था. देन माइक्रोसॉफ्ट ने एक इजी फॉर्मूला निकाला. माइक्रोसॉफ्ट ने किया चलो हम दोनों लगाते हैं, वैट भी लगाते हैं, सर्विस टैक्स भी लगाते हैं. हमको लिटिगेशन नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, बिकॉज क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम आगे सामने वाले से कलेक्ट करके पे करते हैं. तो जब एक बड़ी कंपनी ने स्टार्ट किया तो फिर उसके पीछे पूरी छोटी कंपनी ने ऐसे ही कर दिया. तो फिर हमने देखा कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर 12.5% या फिर सिर्फ 5% जीएसटी वैट या सर्विस टैक्स लग सकता था, उस पे ऑलमोस्ट 27-28% टैक्स लग रहा था, विच इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट ऑफ टैक्स. एक और जो बहुत बड़ी इशू थी पहले, वो ये थी कि एवरेज जो टैक्स था अपनी कंट्री में वो 25% था. नाउ ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है. अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी इज ओनली 10%, और काफी सारी कंट्रीज में अगर आप एवरेज जीएसटी रेट देखो तो 10% से 12% है. तो इंडिया में जो वैट था, अगर मैं एवरेज स्टेट गवर्नमेंट की वैट बताऊं तो वैट वाज ऑलमोस्ट 12.5 to 13.5%. और फिर जो सर्विस टैक्स था वो 12% था. जो एक्साइज ड्यूटी थी वो भी कहीं ना कहीं 12.5% थी. तो जो दोनों चीजें अगर आप मर्ज करो तो इट वाज ऑलमोस्ट 12.5% एंड 12%, रेंजिंग फ्रॉम 20% से लेकर 28% एवरेज. हर एक प्रोडक्ट पर इतना हाई जीएसटी रेट था और जिसका क्रेडिट भी प्रॉपरली नहीं मिलता था. तो कहीं ना कहीं इससे जो कॉस्ट जो बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी. और एज अ ग्लोबल मार्केट में हमारे टैक्सेशन स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं थे. अभी अगर आप जीएसटी में देखो तो आपने देखा होगा कि एवरेज रेट 18% है, और कुछ बहुत ही लिमिटेड गुड्स पर उन्होंने 28% रखा है. और ये चीज पर मैं गवर्नमेंट को रियली अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि क्या होता है जब कभी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होती है तो एक टेंडेंसी होती है कि चलो भाई रेट बढ़ा देते हैं जीएसटी का ताकि हमारा रेवेन्यू मिलता रहे. बट ये गवर्नमेंट ने एक जो बहुत अच्छी चीज की, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कुड यू प्लीज टीच इन इंग्लिश. आई डोंट नो, आई विल ट्राई. तो नाउ ओके, आई विल ट्राई इन इंग्लिश. In case somebody feels that you want me to take it in Hindi, please put it. I'll try to mix both. So one of the problem which this government is facing is that one of the good thing which this government has done is they have not increased the rate of GST. तो उन्होंने जीएसटी का रेट कहीं ना कहीं 18% पर ही रखा है. They have not increased, and very few products, very limited products are under 28%. In fact, when the GST law was introduced in 1st July 2017, there were so many products which were under 28%. But later government has reduced the rates for lot of products, और आज की डेट में काफी सारे products 18% में है, which is a very good initiative and a bold initiative by the government of India. Now obviously जब इतने सारे लॉस थे पहले, तो कंप्लायंस कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो गया था. इट वाज लाइक आपको वैट की रिटर्न फाइल करनी है, वैट की असेसमेंट करनी है, वैट की ऑडिट करनी है, सर्विस टैक्स हैज टू बी कैरिड आउट fully. Central excise was totally different ball game. CST was complete, luxury tax, octroi, entry tax, huge compliance. ये लेवल का कंप्लायंस था कि यू वोंट बिलीव, बट इवन एट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेवल द अवेयरनेस वाज नॉट देयर.
अगर आप देखो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिसिंग इन इनकम टैक्स, बट द इनडायरेक्ट टैक्स की जब बात आती थी तो वहां पर भी अवेयरनेस नहीं थी. बट नाउ आफ्टर जीएसटी हैज कम, वी हैव सीन दैट अवेयरनेस हैज जीएसटी के पहले के चेक पोस्ट होते थे कि भाई आप अगर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो तो आपका चेक पोस्ट होता था. तो चेक पोस्ट में इतना डिले होता था ट्रांसपोर्टेशन में, अवर एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. Okay, I'm extremely sorry. Again, my PPT went off. I hope my screen is visible. I hope my screen is visible. Yes, it is visible. Excellent. So what I'm trying to say is that the check post system has come down. अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया ई-वे बिल, जो मैं आपको समझाऊंगा. तो ये सभी प्रॉब्लम्स थी जीएसटी के पहले, which was leading to implementation of GST. Now let us understand what are the taxes that are subsumed. तो सेंट्रल लेवीज में अगर हम देखें तो सीवीडी था, एसएडी था, देन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काफी सारी सेसेस थी. एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, पता नहीं. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन गया था. सीएसटी. फिर अगर मैं स्टेट साइड पर देखूं तो एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट. Now all these are merged into one tax called GST. Now let us look at this taxes that are not subsumed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये taxes अभी तक subsumed नहीं हुए हैं, and these are going to continue even after GST. State excise duty, state की अपनी excise duty होती है कुछ specific products पर, तो वो continued है. Stamp duty, profession tax, profession tax, motor vehicle tax, road tax, electricity duty, property tax. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो टैक्सेस लगते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी अभी दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग. देन ऑब्वियसली कस्टम्स ड्यूटी तो एक अलग ही लेवी है जो इंपोर्ट पर होती है, तो कस्टम्स ड्यूटी इज आल्सो कंटिन्यूइंग इन द GST regime. Now these are the taxes which are not subsumed and they continue to be levied even after GST. Now products that are not subsumed, if we have to look at it, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल. इनफैक्ट आपने देखा होगा कि देयर वाज लॉट ऑफ ट्विटर ट्वीट्स एंड मीडिया रिएक्शन व्हेन द पेट्रोलियम प्राइस वाज shooting up, where they told that why you do not want to merge the petroleum products into the GST regime. You can simply merge petroleum product in the GST regime and that will solve the problem. पेट्रोल की प्राइसिंग बहुत कम हो जाएंगी, बिकॉज अगर आप देखो तो almost 40 to 50% of the petrol's price is only the taxes. Let me tell you, 40 to 50%, or it can be more also, the petroleum price is only the taxes which are collected by state government and by central government. Now the problem is इतना बड़ा revenue इनको मिलता है पेट्रोलियम से. I think it is each state government will get जितना उनको revenue GST से मिलता है, almost 70 to 80% of that revenue they also simple only by petroleum tax उनको मिलता है. और अभी ये टैक्स चलता है in the range of, I would say, 40 to 50%. That is the range at which they are levying this petroleum tax, I would say, the state governments. अगर इनको हम बोलेंगे कि आप जीएसटी में आ जाओ, if they want to merge this in GST, तो ये जो 40 to 50% रेट लगा है पेट्रोलियम में, it will come down to 9%, because स्टेट गवर्नमेंट का 9% जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का 9% है. तो उससे उनकी जो रेवेन्यू है वो काफी नीचे आ जाएगी. तो इसीलिए हम देखते हैं कि इतना प्रोटेस्ट होता है, पीपल से प्लीज ब्रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनटू द जीएसटी, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट and also from the central government in bringing the petroleum. In fact, in one of the news it was heard that central government is ready to bring, but the state government does not want. And now I don't know how true this information is, but because there is a huge revenue coming from the petroleum products, they are not
bringing petrol under GST. But if you ask me, petrol is such a big high consumption item, and it is a product which is commonly used by even a common man. Aajkal petrol is a necessity, so government must consider reducing or bringing the petrol in the GST. नेक्स्ट एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का रेवेन्यू पॉकेट है इज द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. नाउ वी ऑल नो दैट अल्कोहल का कंजम्पशन, the level of consumption that happens. So you must have seen in the previous pandemic, the lockdown, the moment they opened the alcohol sale, there was big queue for people. So again, it is one of the big area revenue pocket for government, where they get a huge amount of revenue from alcohol liquor sale, and they have not subsumed this in also the GST regime. But again, what we feel is that ultimately, if you want to implement a real GST, everything has to be subsumed in the GST regime. So this is about the products that are not subsumed. Now let us understand some of the fundamentals about the goods and services tax in India. जो इंडिया में GST implement हुआ है, उसके कुछ हम fundamentals अभी समझते हैं. Now, very important point that you must note is that GST is a destination-based consumption tax as compared to the earlier taxes, which is origin-based taxation. Now, you may ask a question, sir, ये क्या difference है? Origin-based क्या होता है और destination-based क्या होता है? इसमें difference क्या है और इससे क्या फर्क पड़ता है ultimately? तो let me explain you. तो origin-based जो taxation होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टेट ने सेल किया है उनको टैक्स का रेवेन्यू मिलता है. फॉर एग्जांपल, लेट अस से इफ द मटेरियल इज मूविंग, अगर समझ लीजिए आप मिस्टर ए और मिस्टर बी को मटेरियल सेल करते हैं और मटेरियल गोज फ्रॉम महाराष्ट्र टू हरियाणा. तो व्हेन द मटेरियल गोज फ्रॉम महाराष्ट्र टू हरियाणा, तो ये टैक्स किसको मिलना चाहिए? लेट अस, अभी जीएसटी की बात नहीं करते हैं, लेट अस लुक एट द अर्लियर रिजीम. कैन यू प्लीज गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स. जब पहले सेंट्रल एक्साइज रिजीम था और जो वैट रिजीम था, तब अगर मटेरियल महाराष्ट्र से हरियाणा जाता था, तो विच गवर्नमेंट वाज गेटिंग द टैक्स? वाज इट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वाज इट हरियाणा गवर्नमेंट? आई कैन सी इन द चैट बॉक्स काफी लोग लिख रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट. करेक्ट, करेक्ट. तो जो पहले जो टैक्स रिजीम था, तो उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था. तो इसीलिए आपने देखा होगा मेनी टाइम्स स्टेट गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रीज को पुश करती थी, आइए आप हमारे स्टेट में आप अपनी इंडस्ट्री बनाइए, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, आपको लैंड सस्ते में देंगे. तो काफी सारी ऐसी पॉलिसीज होती थी स्टेट गवर्नमेंट्स की, वेयर दे वर अट्रैक्टिंग द इंडस्ट्रीज इन देयर स्टेट टू डू द मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज उनको पता था कि अगर ये कंपनी यहाँ पर आकर काम करेगी तो इससे इतना जो वैट जनरेट होगा ये अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलेगा. बट जीएसटी आने के बाद में एक फंडामेंटल चेंज आया अपनी कंट्री में, जहां पर अब यही ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन जहां पर महाराष्ट्र से हरियाणा जब मटेरियल सेल होगा, तो ये टैक्स जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट को. अभी आप बताइए, दिस इज अ बिग चेंज, दिस इज अ रियली बिग चेंज. तो आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये जीएसटी इंप्लीमेंट करने की बात शुरू हुई थी, अगर मैं देखूं प्रैक्टिकली 2006 से थोड़ा एकदम क्लोजली जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, तो काफी सारे स्टेट्स ने इसको अपोज किया था. इफ यू सी, इनिशियली गुजरात वाज द स्टेट व्हिच वाज अपोजिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी व्हेन द कांग्रेस वाज इन द पावर. And later when BJP came back to power, I think somewhere in 2014, we saw a lot of resistance from Karnataka, Tamil Nadu, and various other states. Now, the question is, why these states were having the resistance? Because जो अपने मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स थे, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु. महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात. तो ये जो कुछ स्टेट्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स है. तो जहां पर उनका ये मानना था कि अगर जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया तो हमारा जो रेवेन्यू जो आज तक हमें मिलता था, अभी वो तो हरियाणा को चला जाएगा या फिर वो तो कंजम्पशन स्टेट को चला जाएगा. नाउ इन द सेम ट्रांजैक्शन वेयर द मटेरियल इज मूविंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू हरियाणा, द जीएसटी विल बी पेड टू हरियाणा गवर्नमेंट, नॉट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. That is where the state government was having the problem. So
I request people to please turn off their videos. I think because it is a professional setup. So especially Mr. Shubham Bhakkar, if you can please turn off the video, that would be great. Please, huh? Sorry for the interruption because I got this thing on the chat. Yeah. So now what has happened is that because this is a complete setup, now the revenue is going to the Haryana. I'm extremely sorry. I was facing some problem. So the point, I hope I am audible now. So the point which I wanted to carry is that now after implementation of GST, these governments were having a problem with the revenue collection. That's why there was so much of resistance. But practically, if you ask me, all the states have gained, except for few states, everybody has gained. बिकॉज इन महाराष्ट्र जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा है तो महाराष्ट्र में कंजम्पशन भी बहुत है, गुजरात में कंजम्पशन भी बहुत है, कर्नाटका में कंजम्पशन भी बहुत है, बिकॉज काफी लोग आकर वहां पर रह रहे हैं. तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. In fact, you all must be knowing that government has promised, the central government has promised that for the 5 years they are going to compensate to the state government for the revenue loss in GST. तो नाउ वो एक प्रॉमिस है, वो बहुत बड़ा उनको एक सिक्योरिटी है कि अगर हमको कोई रेवेन्यू लॉस होगा तो स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंपनसेट अस. एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पहले जीएसटी रिजीम के पहले, ऐसी प्रॉमिस एक गवर्नमेंट ने सीएसटी के टाइम पर की थी, जब सेंट्रल सेल्स टैक्स 4% से 3% और 3% से 2% पर लेकर आए थे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस दैट वी विल पे यू फॉर द लॉस, बट दे नेवर पेड. सो दैट हैज बिकम अ लैक ऑफ ट्रस्ट. इफ यू ऑल मस्ट बी नोइंग, अराउंड 1 year बैक, 6 to 8 months back, काफी सारा न्यूज में ये आ रहा था कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग द जीएसटी मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स. तो that is why this GST compensation cess is also introduced by the central government. Now very important point is that in our country एक और बहुत बड़ा resistance था GST लाने का. अपनी जो कंट्री है वो फेडरल स्ट्रक्चर है. प्लीज अंडरस्टैंड, our country is a federal structure. What is federal structure? Means जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर्स इक्वल है. लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज बिगर देन स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज स्मॉलर देन सेंट्रल गवर्नमेंट. नथिंग लाइक दैट. As long as that state is concerned, that state is having equal powers for that particular state as the central government is having for the nation. कुछ कॉमन चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, जैसे डिफेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो रेलवेज, तो कुछ कॉमन चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है. बट देन state government is as powerful as central government. So there was a doubt in the mind of state government that after the GST is implemented, whether our powers, whether our autonomy will be taken back. That was a very big issue among the state governments, and that is why this entire concept is there. So now, before I go into that multi-stage value-added tax, let me come to the concept of GST Council, and then I will go to the concept of multi-stage value-added tax. Now, what happened? I would like to ask one question. कि पहले तो क्या होता था कि वैट था तो स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसाइड करते थे रेट, और सर्विस टैक्स एक्साइज का सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी. तो अब जब जीएसटी आ गया है, देन हु विल डिसाइड द रेट? Because GST is both by central government and state government. So my question is, please give me the answer in the chat box. Now, when the GST has come, who will decide
के ये प्रोडक्ट का क्या रेट होना चाहिए, इसको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, इसको रेट कम करना चाहिए, इसका रेट बढ़ाना चाहिए, हु इज गोइंग टू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स? तो इसका इन्होंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला है कि वी विल फॉर्म वन जीएसटी काउंसिल। आपने काफी बार न्यूज में ये वर्ड सुना होगा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। तो अब ये जो जीएसटी काउंसिल है ये फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस इज अ ब्रांड न्यू स्ट्रक्चर, नॉट देयर इन एनी अदर कंट्री, एंड लेट मी टेल यू, टिल नाउ इन जीएसटी इट हैज वर्कड वंडर्स. Many people had a doubt कि how this is going to work, but it has worked very well. Swati, you can raise your note down your question. We'll take it up in the end. So now, what is this GST Council? Let me explain you briefly. तो GST काउंसिल में क्या होता है? देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल अपने फाइनेंस मिनिस्टर GST काउंसिल में होते हैं, और सभी स्टेट के, लेट मी टेल यू, सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स भी GST काउंसिल में होते हैं, और सभी का एक वोट होता है. तो अगर कोई भी सजेशन अगर इंप्लीमेंट करनी है तो सभी को एक वोट होता है, सभी को वोट करना होता है. यू मे आस्क द क्वेश्चन दैट सर, if everybody is having one vote in the GST council, then तो स्टेट गवर्नमेंट सभी लोग मिलकर सेंट्रल को दबा देंगे. सेंट्रल का तो एक ही वोट है. हाउ डज इट गोइंग टू मैटर? लेट मी टेल यू, उन्होंने हर एक वोट की वेटेज दी है. जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वोट, लेट मी टेल यू, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वोट का वेट है 1/3, और स्टेट गवर्नमेंट की सभी के मिलाकर वेट है 2/3. यानी अगर पूरे स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज को यस बोलते हैं तो उनका वेट होता है सिर्फ 2/3, यानी 66.66%. और अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज को यस बोलती है तो उसका वेट होता है 33.33%. तो जो वेटेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वोट का, वो काफी हाई है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज, सर स्टिल मेजॉरिटी तो स्टेट गवर्नमेंट की है, 66.66%, तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी हो गई. तो मेजॉरिटी पे ये लोग स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर देंगे जीएसटी काउंसिल में? आंसर इज नो, बिकॉज कोई भी डिसीजन अगर जीएसटी काउंसिल में पास करना है तो मिनिमम मेजॉरिटी 75%, 75%, विच मीन्स इन्होंने इतना जबरदस्त फॉर्मूला बनाया है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज उनका सिर्फ 33% है, और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट सभी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनका सिर्फ 66.66% है. एंड हेंस to do, both of them have to come together and do it, which is a 75%. It's a wonderful concept. तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, ये लोग बैठते हैं हर 2, 3, 4 महीने में एक बार बैठते हैं. हमने देखा है कि लास्ट कुछ 6-8 महीने से मीटिंग हुई नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट एवरी टाइम दे मीट दे डू वेरियस चेंजेस इन द जीएसटी लॉ. आज तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है. लेट अस सी आगे, वी होप कि आगे जाकर भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंटली अच्छे से फंक्शन करेंगे और they'll make the GST successful. Now let me tell you, now ये जो GST है ये है मल्टी स्टेज वैल्यू एडेड टैक्स. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टेज वैल्यू एडेड टैक्स? तो इसमें क्या होता है कि अगर समझिए, क्योंकि कोई भी मटेरियल एक बार डायरेक्टली कस्टमर को नहीं जाता है, स्टेज बाय स्टेज मटेरियल आगे जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैन्युफैक्चरर ने मटेरियल बनाया, तो वो मैन्युफैक्चरर बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेचता है डीलर को, डीलर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर आगे बेचता है एंड कस्टमर को. तो कोई भी मटेरियल जब एंड कस्टमर तक जाता है तो एटलीस्ट 5 से 6 और कुछ केसेस में इवन ज्यादा लेवल ऑफ चेन होती है. तो अगर आप हर स्टेज पर 18% जीएसटी लगाओगे, एट एवरी स्टेज इफ यू आर गोइंग टू चार्ज 18% जीएसटी, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर टैक्स विल बी बिगर देन द वैल्यू ऑफ द मटेरियल. तो गवर्नमेंट ने जो कॉन्सेप्ट निकाला है, विच एक्चुअली इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट कॉन्सेप्ट. तो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगता है, पूरी वैल्यू पे नहीं लगता है. तो लेट अस से अगर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा है 100 रुपीज में, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर से 100 रुपीज कलेक्ट करेगा और 100 रुपीज पर जीएसटी पे करेगा 18 रुपीज. अब जब होलसेलर ने मटेरियल खरीदा है मैन्युफैक्चरर से, नाउ दैट होलसेलर विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट. That 18 rupees which the wholesaler has paid to the manufacturer, the wholesaler will get input tax credit. Now let us say wholesaler is selling the same goods at 200 rupees to the retailer.
तो जब रिटेलर के 200 रुपीज पे 36 रुपीज जीएसटी है, तो जब 36 रुपीज जीएसटी होलसेलर को पे करना होगा तो करेगा 18 रुपीज जो उसने ऑलरेडी पहले मैन्युफैक्चरर को दिया है उसको कम कर देगा, यानी कि वो यूज कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ। तो वो 18 रुपीज सेट ऑफ कर लेगा और उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस 18 रुपीज उसको आगे पे करने होंगे। तो उसका जो 36 रुपीज की जो पेमेंट थी वो 18 रुपीज कैश में पे करेगा एंड 18 रुपीज ही विल सेट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इससे क्या होगा, जितना उसकी वैल्यू एडिशन, यानी इस केस में होलसेलर की वैल्यू एडिशन कितनी थी 100 रुपीज, उसने 100 में खरीदा लेकिन 200 में बेचा, तो उसकी वैल्यू एडिशन कितनी है 100। तो उसका जो टैक्स है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वैल्यू। इसके कुछ रूल्स है, ये हम सबसीक्वेंट समझेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स विच ऑन विच जीएसटी इज वर्किंग। तो ये काफी सारी कंट्रीज में मेरे हिसाब से मोर देन 100 are following this value added tax concept and India is also one of them which is there. तो अभी ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी ठीक बन गई और पूरे जो भी स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी काउंसिल करेंगी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर भी तो काफी सारी चीजें होती हैं करने की। एक्सपेयर का असेसमेंट होता है, उनकी ऑडिट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी? जो ट्रिब्यूनल है वो किसकी रहेगी, सेंट्रल की रहेगी या स्टेट की रहेगी? तो ये पूरा हो गया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने क्या किया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड कर दिया। तो अगर आप देखो, जैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपके रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर अगर आप जाके देखो तो यू विल हैव बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एड्रेस होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी एड्रेस होता है, बट जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होती है वो एक ही होती है, या तो सेंट्रल होती है या स्टेट होती है। तो ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जहां पर दे हैव टोल्ड दैट ऑल्दो हम एड्रेस दोनों का दे रहे हैं आपका, बट आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस रहेंगी वो एक ही रहेंगी। तो ये कैसे डिवाइड होता है? कोई अल्फाबेट ऑर्डर है, कोई नंबर है, या कोई सिस्टम है? प्योर 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 लॉटरी सिस्टम। तो जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि मेरा सेंटर में जाएगा या स्टेट में जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है फिर आपको पता चलता है अरे मेरा सेंटर में गिरा, अरे मेरा स्टेट में गिरा। तो ये तो लॉटरी वाली बात हो गई। अभी कुछ एसएससीज मानते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट इज मच बेटर, कुछ एसएससीज मानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज मच बेटर। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, आई विल नॉट गो इनटू दैट एस्पेक्ट, बट ये जो सिस्टम है जहां पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी डिवाइड कर दिया है। Now it is very important. Am I audible? I think somebody has given a comment that I am not audible. If I am audible, please give me in the chat box so that I am aware. So now, okay, great. So now it is important to know okay, central and state both are doing the assessment and the investigation, but ये कहीं ना कहीं in substance practically follow नहीं हो रहा है। जो हम देख रहे हैं, what we are seeing is that investigation is been done by central government, audit is been done by state government, then again assessment is been done by central government, 2A 3B का वेरिफिकेशन होता है और बहुत कॉम्प्लिकेट इन्होंने कर दिया है। मेरे हिसाब से इस पे काफी सारा लिटिगेशन होने वाला है आगे जाकर। अभी एक बहुत ही जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जहां पर उन्होंने बोला था कैनन इंडिया में कि जो ऑफिसर का पावर नहीं है वो ऑफिसर आपका उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है आपको एसेस करने का। तो इस पे आगे जाकर एक लिटिगेशन डेवलप होगा जहां पर टैक्स पेयर्स आर गोइंग टू से दैट व्हेन आई एम इन अ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर शुड नॉट कम, he is not having any power to come to my business premises. So but let us say I will not go into the detail of this discussion. For basic understanding, let us understand that the dual administration system which is there. Next very important thing is GST is a state wise registration. Now ये बहुत फंडामेंटल चेंज है, प्लीज समझिए। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एक्साइज का जो रजिस्ट्रेशन था वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन था, यानी कि आपको पूरे कंपनी के लिए एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। यू वुड हैव टू टेक ओनली वन रजिस्ट्रेशन फॉर द एंटायर कंपनी इन द एंटायर नेशन। स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स का एक नंबर आपको चाहिए था अगर आप सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लेते हो तो, बट वैट ऑब्वियसली आपको अगर अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था वैट का। But CST ka again this was single registration managed by multiple states was administrating this entire thing. But the problem in GST is
you need to take multiple registrations. तो इससे जो compliance है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी के पास 30 स्टेट्स में उनके बिजनेस प्रीमाइस है, दे हैव द प्लेस ऑफ बिजनेस इन 30 स्टेट्स, they have to take 30 GST registrations. तो कहीं ना कहीं जो एक वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है, that one nation one tax, is it really one nation one tax? काफी सारे प्रोफेशनल्स, काफी सारे एक्सपर्ट्स इस पॉइंट पर आर्ग्यू करते हैं कि आपने वन नेशन वन टैक्स नहीं लाया है, आपने लाया है वन नेशन मल्टीपल टैक्सेस. बिकॉज अगर प्योर वन नेशन वन टैक्स अगर होता तो सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था. यू कैन नॉट से हरियाणा इज डिफरेंट फ्रॉम महाराष्ट्र. इट इज ऑल वन नेशन. So you should have only one number. But central government tried for doing that, but then state government ने मना कर दिया. State government बोला कि भाई नहीं, हमारी जो power है वो that is going to be compromised. So I don't know whether it is a problem or right, but our country is a federal structure. जो मैंने बोला है, central government की power is equal to state government. तो state government ने अगर बोल दिया तो central government को मानना पड़ेगा, because एक constitutional aspect वाली बात हो गई है. तो now each state government you need to take separate GST registration. This is the reality. Within the same state अगर आपके multiple places of business है तो आपको choice है multiple registrations लेने की within the same state also. तो कहीं ना कहीं compliance बहुत बढ़ गया है. For example, जब when the GST law was getting introduced, banks and insurance companies have protested heavily. उन्होंने क्या बोला कि हम लोग बैंक है, हमारा आज तक सर्विस टैक्स में एक ही नंबर था. इन सर्विस टैक्स वी यूज्ड टू फाइल 2 रिटर्न्स हाफ ईयरली. तो हम लोग पूरे साल भर में सिर्फ 2 रिटर्न फाइल करते थे. नाउ जीएसटी आने के बाद में, बिकॉज यू नो बैंक्स का तो प्रैक्टिकली हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता है. तो 32 स्टेट्स इफ वी हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड फाइल, लेट मी टेल यू, फाइल मंथली रिटर्न इन ईच स्टेट, यानी 12 returns in a month, average let us say 30 registration, which is equal to how much? 360 returns in the entire year. Now you just imagine, कहाँ वो सर्विस टैक्स में 2 रिटर्न फाइल करते थे, कहाँ उनको जीएसटी में 360 रिटर्न फाइल करनी है इन फुल ईयर. तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस बहुत बढ़ गया. बट द गुड थिंग इज दैट बिकॉज द कंप्लायंस हैज इंक्रीज्ड, देयर इज अ ह्यूज वर्क, देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन जीएसटी. काफी सारा इश्यूज आने वाले हैं जीएसटी में आगे जाकर. तो हम जितना पढ़ेंगे जीएसटी, द मोर वी लर्न, वी विल बी इक्विपिंग अवरसेल्व्स टू मेक टू सपोर्ट द बिजनेसेस इन डूइंग दिस कंप्लायंस. तो बिजनेसेस को आज अपनी रिक्वायरमेंट है कि उनको कंप्लायंस में हम सपोर्ट करें जीएसटी में. नाउ this is the state-wise registration concept in GST. Records maintained electronically. Now ये एक बहुत ही fundamental change जो GST में आया है. अगर आप देखो तो पहले काफी चीजें मैनुअल होती थी, जहां पर आपने एक्साइज की रिटर्न मैनुअल भर दी, सर्विस टैक्स की रिटर्न मैनुअली फाइल कर दी. अगर ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन थी, रिटर्न फाइल करने का कॉन्सेप्ट ऑनलाइन था, बट देन ट्रांजैक्शन लेवल पर ऑनलाइन कुछ नहीं था. ट्रांजैक्शन लेवल पर ऑनलाइन चीजें नहीं थी. आज जीएसटी में सभी चीज इलेक्ट्रॉनिकल वे में चल रही है. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. उन्होंने एक पोर्टल बनाया है, जीएसटी नेटवर्क. नाउ जीएसटी नेटवर्क, एज यू ऑल नो, इट इज बीन रन बाय इन्फोसिस. इन्फोसिस को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. अगर आप मुझे पूछो जीएसटी में एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग अगर कुछ रहा है तो द फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी नेटवर्क. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्कड इन जीएसटी, यू मस्ट हैव सीन के काफी सारे एरर्स आते हैं, काफी सारे बार प्रॉब्लम्स आते हैं, they don't respond on a timely basis. तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कुछ नेगेटिव्स भी है, बट देन काफी सारे पॉजिटिव्स भी है इलेक्ट्रॉनिक. बिकॉज जो पेपरलेस हो गया है कंप्लीटली. पहले हम रिटर्न फाइल करते थे, एक फाइल में सेव करके रखते थे, उसका बंच होता था. अभी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन ऑन द पोर्टल. उसका पीडीएफ भी आपको निकाल कर सेव करने की नीड नहीं है, बिकॉज सभी चीज स्टोर्ड है आपके जीएसटी नेटवर्क में. बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इससे जो फंडामेंटल चेंज आए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है. फंडामेंटल जो चेंज आया है कि आप अपनी इनवॉइस लेवल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं. Please understand, taxpayers are giving their invoice level information to government. अगर आप GSTR1 फाइल करते हो तो आप अपनी एक एक इनवॉइस की डिटेल्स आप गवर्नमेंट को दे रहे हो. ई इनवॉइसिंग का सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया है, जिसके बारे में एक सेपरेट सेशन है, आपको बताया जाएगा. बट ई इनवॉइस में अगेन आप रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं. यानी जैसे मैंने इनवॉइस जनरेट किया,
इमीडिएटली गवर्नमेंट को पता चल गया कि हाँ एबीसी लिमिटेड ने इनवॉइस जनरेट किया। तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द कॉमन पोर्टल। तो आज की डेट में जितनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है अपनी, वो शायद मेरे हिसाब से तो गूगल और फेसबुक के पास भी नहीं है। तो इतनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए आपने देखा होंगे कि of late government is able to catch the fraudulent taxpayers at the fingertips, because इनके पास इतना डेटा हो गया, इतनी एनालिटिक्स हो गई है कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको वो ऐसे पकड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो सिस्टम गवर्नमेंट ने निकाला था कि भाई एक ही कंप्यूटर से 1000 जीएसटी के रजिस्ट्रेशन थे और एक ही कंप्यूटर से हजारों रिटर्न फाइल हो रही थी एक ही आईपी एड्रेस से। नाउ जस्ट इमेजिन, it is a very simple code for a government to crack that there is something wrong which is happening in that particular process. For example, GST registration अभी ऑनलाइन हो गया है पूरा। एक्साइज रिजिम में एंड सर्विस टैक्स रिजिम में, I must not say this, but there was huge issues in getting the GST registration. काफी प्रॉब्लम होती थी, ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस होती थी। एक एक रजिस्ट्रेशन लेने टैक्स पेयर को लिटरली परेशान होना पड़ता था। अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ छोटी सी चेंज भी करवानी पड़ती थी तो वी यूज्ड टू गो टू द एक्साइज ऑफिसर एंड डू दिस। बट नाउ आपको 2 या 3 दिन में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ जाना है। लेट मी टेल यू, more than 1 crore taxpayers have registered in GST registration without paying even a single rupee of bribe. And I'm very happy for this, that we have used technology to reduce corruption in this country. In GST, at least what I have seen is registration करते टाइम या रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करते टाइम आपको ब्राइबरी नहीं करनी पड़ती, आपका करप्शन एकदम नीचे आ गया है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट उसके कुछ पिटफॉल्स भी है। हमने ये भी देखा है कि बिकॉज ये रजिस्ट्रेशन इतना इजी हो गया है और कोई ऑफिसर का कोई चेक नहीं है, तो काफी लोगों ने डमी एंटिटीज, डमी कंपनीज और डमी रजिस्ट्रेशंस लेके रखे हैं और वो फ्रॉडुलेंटली इसका मिसयूज करते हैं, एंड दे हैव ट्राइड टू टेक द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट और ट्राइड टू सर्कुलर ट्रेडिंग द इनवॉइसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसका एक जो नेगेटिव है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने फिर एक चेंज किया है कि नहीं, हम लोग कुछ केसेस में हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं दे हैव गॉन बैक टू द ओल्ड सिस्टम। मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज द मोमेंट यू विल टेल वेरिफिकेशन, अगेन वो एक्साइज जीएसटी ऑफिसर आपकी ऑफिस में आएगा और वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, इट विल गो बैक टू द सेम सिस्टम। गवर्नमेंट को कुछ और अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स लाने चाहिए कि रिड्यूस हो, बट यू शुड नॉट गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम ऑफ एवरी टाइम ऑफिसर विल कम एंड डू द फिजिकल वे, नॉट रिक्वायर्ड। This is, I think, not a modern thinking, but I hope government will work on this particular thing. तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक में सभी चीज होने के पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रॉनिक में सभी चीज होने के नेगेटिव भी है, बट जीएसटी और ये जो फ्यूचर है पूरे टैक्सेशन सिस्टम का, लेट मी टेल यू, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको इमीडिएटली सीखना होगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा और आपको काफी सारी पढ़ाई करनी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। तो ये जो मॉडल है जीएसटी का, ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, जहां पर 3 टाइप के टैक्स होते हैं, 4 टाइप के टैक्सेस होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस। कॉम्पनसेशन सेस हम थोड़ा टाइम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो व्हाट इज दिस? सो जब कभी कोई ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होता है, यानी कि समझ लो अगर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के अंदर ही अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस पर लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। अगर 18% जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। अगर 5% जीएसटी है तो 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। तो डिवाइड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है उसका पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो जैसे आप एसजीएसटी पे करते हो तो वो पैसा सीधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, जैसे आप सीजीएसटी पे करते हो पैसा पूरा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। इसमें भी एक दूसरे में डिवाइड नहीं होता है बाद में। तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में होता है, अगर समझ लिया विद इन महाराष्ट्र अगर ट्रांजैक्शन होता है तो। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन 2 स्टेट्स में होता है, यानी कि सप्लायर महाराष्ट्र में है और कस्टमर हरियाणा में है, सप्लायर महाराष्ट्र में है, कस्टमर तमिलनाडु में है, तो अगर ऐसे कोई 2 स्टेट्स या 2 यूनियन टेरिटरीज या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो
उस केस में लगता है IGST। CGST SGST नहीं लगता है, IGST लगता है। और IGST फुल 18% पे लगता है। 18% फुल्ली, 5% फुल्ली, 12% फुल्ली। तो सर अभी ये IGST किसको जाता है, सेंट्रल को जाता है या स्टेट गवर्नमेंट को जाता है? लेट मी टेल यू, IGST पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है और बाद में 50%, उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और जो बैलेंस 50% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में रहता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में रहता है उसमें से फिर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, वहां से फिर एक और अलग रेशियो से वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, कुछ 43-45%। बट देन वो सेपरेट है, वो सेपरेट है, उसमें उसका I'm sorry. I think again my network went off for a while. I hope I am audible now. I hope I am audible now again. Yes, yes, you are audible now. Okay, okay. Thank you, राजेश भाई। सो जो मैं ये बात बता रहा था कि कैसे पता चलेगा कि IGST कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जानी चाहिए। तो ये उसका बेसिस रहेगा जो आप अपनी GSTR 1 में जो डिटेल्स दे रहे हो, उस बेसिस पर पैसा जाएगा। जैसे अगर आपने GSTR 1 में दे दिया कि भाई IGST और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली, तो आपके प्लेस ऑफ सप्लाई जो आप डालोगे उस हिसाब से पैसा जाएगा रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप सही इंफॉर्मेशन अपनी GST रिटर्न्स में डालें। एक जो प्रॉब्लम प्रैक्टिकली आई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को IGST का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है वो टाइम पर नहीं दे रहा है, कुछ डिले में दे रहा है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से वो सिस्टम बनाया नहीं है। ऐसे CAG रिपोर्ट में काफी सारे इश्यूज आए हैं, उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट ये कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस है ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। तो ये कॉन्सेप्ट है CGST, SGST और IGST का। कॉम्पनसेशन सेस अलग है। तो जो मैंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए फॉर सम टाइम दिस कॉम्पनसेशन सेस इज गोइंग टू बी देयर, और इन्होंने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर कॉम्पनसेशन सेस लगाया है, जैसे मोटर व्हीकल हो गई, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसको कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं सिन प्रोडक्ट्स। आई डोंट नो मोटर व्हीकल को सिन बोला जाए, बट देन सिन प्रोडक्ट्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर इन्होंने कॉम्पनसेशन सेस लगाया। जैसे अगर आप देखो सॉफ्ट ड्रिंक और बिवरेजेस जो है, जो आपके एरेटेड बिवरेजेस है, उस पर भी उन्होंने कॉम्पनसेशन सेस लगाया है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ना वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इसका एक अलग सेशन है। तो जो IGST की जो क्रेडिट है वो आप पहले IGST की खत्म कीजिए और फिर आप CGST और SGST के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। CGST की क्रेडिट आप IGST और SGST के अगेंस्ट यूज कर सकते हो, और SGST की जो आपकी क्रेडिट है वो आप IGST और CGST के अगेंस्ट यूज कर सकते हो जब आप टैक्स पे करते हो। नाउ यू कैन यूज दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट, but you cannot use, please remember, you cannot use CGST against SGST, you cannot use SGST against CGST। क्यों? क्योंकि वो अलग गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिफरेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज डिफरेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर एडजस्ट कर लोगे तो कल के दिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जहां पर बंगाल को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करना होगा, तमिलनाडु को सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये पहले ही इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, और उसमें अगर ये सब आ गया फाइनेंशियल, इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाट गवर्नमेंट हैज टोल्ड is that okay, sorry, I will make the slide full display. Sorry.
So, but why firstly utilize IGST? तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है फर्स्ट IGST यूटिलाइजेशन करने का, बिकॉज क्या होता है ना, IGST वो एलिमेंट है जो कि फ्लोटर है, जो कि उनको उसको डिवीजन में नहीं रखना है, क्योंकि जो बैलेंस अमाउंट है वो तो अपना अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइड है, बट जो IGST एलिमेंट है उसको उनको डिवीजन में नहीं लाना है, जितना हो सके अवॉइड करना है और कम रखना है। तो इसलिए उन्होंने वो बोला है कि पहले आप IGST यूटिलाइज कर लो और बैलेंस बाद में आप यूटिलाइज करो। इसको उन्होंने पूरा पोर्टल से लिंक कर दिया। अभी GST में एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आई विल टच अपॉन, और देन राजेश भाई, हाउ मच टाइम वी शुड गिव फॉर Q&A? और sir, after 10:30 we start. After 10:30. So I have got full 20 minutes now. Excellent. Okay. I think I started 10 minutes late also. I hope if participants don't have problem, I would like to cover it in a proper way and in detail. No issue, sir. It's first day. Na? Today is the first day. So from our side also today delayed. Yeah, no problem. No problem. Sorry, so sir. thank you very much, sir. Thank you very much. So state wise registration and matching concept. तो ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है इस पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नाउ ये मैचिंग कॉन्सेप्ट इज ब्रॉट इन GST regime for the first time. Let me tell you, this matching concept is not there in many countries. कुछ कंट्रीज में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है बट इट इज अ फेलियर। तो बट GST में मैचिंग कॉन्सेप्ट लेकर आई है गवर्नमेंट ने। तो नाउ यू मे आस्क सर व्हाट इज दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट और इसका क्या रिलेवेंस है? तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। तो अगर अब क्या होता है कि जैसे मैंने ये पूरा बताया आपको कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेशन में इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा होगी, बट मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आज के सेशन का हमारा डिस्कशन है कि आपको एक ओवरव्यू देना है GST का। नाउ ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट जब आया था तभी काफी लोगों ने इस पे कमेंट्स किया था कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर अगर लेट अस से मैं GSTR 1 फाइल करूंगा और मैं इनवॉइस वाइज कंप्लीट डिटेल्स आई विल बी गिविंग इन GSTR 1, तो मैंने जो इनवॉइस वाइज डिटेल्स दी है तो मेरे कस्टमर का GST नंबर में डाल दूंगा मेरे रिटर्न में, और जब मैंने मेरे रिटर्न में कस्टमर का GST नंबर जब मैंने डाल दिया तो वो कस्टमर अपने GST पोर्टल में उसको देख पाएगा और उसको वो मैच करना चाहिए कि हाँ ये मैंने जो परचेज किया है ये मुझे पोर्टल पर दिख गया और उसको मैच करना है। और ऐसे ही जब वो अपने कस्टमर को फाइल करेगा तो उसके कस्टमर को उसके पोर्टल पर दिखेगा। तो ऐसे हर किसी को जो उसकी परचेज और उसकी सेल की इंफॉर्मेशन पूरी पोर्टल पर डालनी है और हर सप्लायर और कस्टमर को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को मैच करना है, और जितना मैच हुआ उतना ही क्रेडिट मिलेगा, उतना ही क्रेडिट मिलेगा। जो मैच नहीं हुआ है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लेकर आए थे। अभी व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग इज दैट देयर इज GSTR 1, देयर इज GSTR 2 एंड देयर इज GSTR 3। तो GSTR 1 फाइल करना होगा जहां पर हमारी सेल की डिटेल्स हम अपलोड करेंगे। फिर GSTR 2 फाइल करना पड़ेगा जहां पर हम लोग हमारी परचेज की इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे और कंप्लीट फिर हमको पूरा मैचिंग करना है कि भाई हाँ जो मैंने परचेज किया मेरे सप्लायर ने डाल दिया क्या, जो मैंने डाला मेरे कस्टमर को मिल गया क्या, ऐसे हमको पूरा मैचिंग करना है। और फिर GSTR 3 हमको मैच करके फाइल करनी है। तो ये उन्होंने ओरिजिनल वो मॉडल GST का लेकर आए थे। काफी टाइम तक गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि इसको हम इंप्लीमेंट कर सके। दे हैव ट्राइड अ लॉट टू इंप्लीमेंट दिस, बट समहाउ they have failed miserably in this entire concept. Why? Because जो पोर्टल है वो आज तक गवर्नमेंट रेडी कर ही नहीं पाए हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर। वो इंफॉर्मेशन दिख ही नहीं रही थी, GSTR 2 को ला ही नहीं पाए। फिर उन्होंने कुछ न्यू रिटर्न कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया, बट वो न्यू रिटर्न कॉन्सेप्ट भी कहीं वो ला ही नहीं पाए। तो ये सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि रिटर्न तो फाइल करनी है, तो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस GSTR 3B। और जब GSTR 3B आया था, इट वॉज सपोज टू बी ओनली अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जहां पर जब तक GSTR 2 और GSTR 3 नहीं आता है ये GSTR 3B हम यूज करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बोलो कि GSTR 3B has now become a main return. In fact, एक गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट आया था कि GSTR 3B is not a return। तो फिर गवर्नमेंट ने इमीडिएटली लॉ को ही बदल दिया कि नहीं, GSTR 3B is a return। तो the very fundamental about this matching concept
इज दैट आपको वही क्रेडिट मिलेगा जो आपको पोर्टल पर दिखेगा। अगर पोर्टल पर नहीं दिखा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि समझ लो मैंने कुछ खरीदा है, मैंने मिस्टर ए से कुछ खरीदा है। इफ आई हैव परचेज्ड समथिंग फ्रॉम मिस्टर ए एंड आई हैव पेड द जीएसटी टू मिस्टर ए, मिस्टर ए ने जब मुझे बिल दिया है उसने 100 रुपए लगाया और 18 रुपए जीएसटी लगाया, तो मैंने तो पूरा 118 मिस्टर ए को दे दिया, जीएसटी भी दे दिया, तो मुझे तो वो क्रेडिट मिलना चाहिए 18 का, बिकॉज ये वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। बट मिस्टर ए ने उसको अपलोड नहीं किया सिस्टम में, तो मिस्टर ए ने टैक्स पे ही नहीं किया उसका, बिकॉज मिस्टर ए के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बदल गवर्नमेंट बोलती है कि मिस्टर बी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। अभी ये गलत है। अगर मिस्टर ए ने नहीं पे किया तो आप मिस्टर ए से पैसा लीजिए, आप मिस्टर बी के पास मत आइए, क्योंकि मिस्टर बी ने तो जेन्युइनली पे किया है, बोनाफाइड बिलीफ में पे किया है और एक गुड फेथ में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। बट जो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मैच नहीं हुआ तो मिस्टर बी को पैसा नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज वेयर अभी रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया था जहां पर उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट को मिस्टर बी के पास नहीं जाना चाहिए, मिस्टर ए से पैसा लेना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं पर फिर इसको मैच करने के लिए गवर्नमेंट ने एक जीएसटीआर 2A का कॉन्सेप्ट लाया। काफी लोगों ने बोला ये जीएसटीआर 2A में लीगैलिटी क्या है। आज भी आई फील दिस जीएसटीआर 2A इज नॉट हैविंग अ लीगल बैकअप। आज भी आई फील दैट जीएसटीआर 2B इज नॉट हैविंग अ लीगल बैकअप। अगर आपने पैसा दिया है लेजिटिमेटली तो प्लीज आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लीजिए। काफी सारे जजमेंट्स इन फेवर में आ रहे हैं। एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था दिल्ली वैट के केस में, अराइज इंडिया का, जहां पर उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने पोर्टल प्रॉपर से बनाया नहीं है तो आप एसएससी को नहीं बोल सकते कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 100 रुपीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, मिस्टर ए ने 18 रुपया जीएसटी लगाया और मिस्टर बी को 18 रुपए का क्रेडिट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बिकॉज ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मिस्टर बी को 18 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, अज्यूम मिस्टर बी ने क्रेडिट नहीं लिया 18 रुपए का, तो गवर्नमेंट को तो 18 रुपए मिल गया टैक्सेशन में। बट गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर, आपको क्या लगता है ये 18 रुपए गवर्नमेंट मिस्टर ए से कलेक्ट करेगी या नहीं करेगी? मिस्टर बी से तो उन्होंने कलेक्ट कर लिया क्रेडिट डिनाई करके उनको। But do you think whether this 18 rupees government is going to collect from Mr. A or they are not going to collect from Mr. A? Please answer in the chat box. Yes, they are going to collect 18 rupees from Mr. A also. तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, 100 रुपीज के ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट 36 रुपीज जीएसटी कलेक्ट कर रही है, 18 रुपीज मिस्टर बी से और 18 रुपीज मिस्टर ए से। तो ये तो 36% टैक्स हो गया, जो कि पिछले जीएसटी रिजिम के पहले से भी डबल हो गया। और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर आप लगा दो तो वो तो सीधा सीधा 100% हो जाएगा। तो जो 100 रुपीज का मटेरियल है उस पर 100 रुपीज का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी हो जाएंगी पूरी। तो ये गलत है, तो ये गलत है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट जहां भी मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है वो सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करे, ना कि रिसिपिएंट से। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, दोनों को ब्लाइंड में कर दिया है। सप्लायर को रिसिपिएंट का नहीं पता, रिसिपिएंट को सप्लायर का, बोथ आर इन ब्लाइंड एंड दे आर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम बोथ, व्हिच इज नॉट करेक्ट। So now it is very very important. Let me look at some registration की जो लिमिट है वो 20 लाख की लिमिट है। अगर आप देखो तो बहुत कम लिमिट उन्होंने सेट की है और ये लिमिट स्टेट वाइज नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के केस लॉ का जजमेंट वी विल सेपरेटली शेयर इट विथ यू। आई डोंट रिमेंबर द केस लॉ। राजेश भाई, इफ यू रिमेंबर द केस लॉ यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट द पार्टिसिपेंट्स कैन गेट इट। कुछ टाइम पहले आया था जजमेंट, अभी जस्ट अ मंथ बैक। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है बहुत कम अमाउंट है, 20 लाख। 20 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जीएसटी में कंपलसरी। और ये 20 लाख की कैलकुलेशन के लिए पैन इंडिया का टर्नओवर देखना पड़ता है, ना कि स्टेट वाइज। पैन इंडिया का टर्नओवर देखना पड़ता है। और कुछ केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, अगर आप इंटर स्टेट गुड्स सप्लाई करते हो, अगर आप टीसीएस आपको अप्लीकेबल है, टीडीएस अप्लीकेबल है, अगर रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पे करना है तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। 40 लाख की लिमिट उन्होंने लेकर आई थी, बट वो अभी तक किसी भी स्टेट ने, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन, उन्होंने स्टेट पर डाला है, अभी तक आई हैव नॉट सीन कोई भी स्टेट जिसने 40 लाख को एक्सेप्ट किया है। सर उन्होंने बोला है कि स्टेट्स कैन चेंज अप टू 40 लाख, बट वो सेंट्रल वे में चेंज नहीं किया है आज तक। आई थिंक कोई भी स्टेट ने 40 लाख तक लेकर नहीं गए इस लिमिट को। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जहां पर इनफैक्ट लिमिट आज की डेट में 10 लाख की है। कॉम्पोजिशन स्कीम है जहां पर अप टू 1.5 करोड़, अगर आपका 1.5 करोड़ तक टर्नओवर है देन यू आर अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको 18% की जगह पर सिर्फ 1% या 2% जीएसटी भरना होता है, बट देन ये आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो कस्टमर से।
और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता है, जो थोड़ा सिंप्लीफाइड स्कीम है। बट देन कंपोजिशन स्कीम इज ऑल्सो वन फॉर अप टू 1.5 करोड़ जिनका टर्नओवर है, एक सिंप्लीफाइड स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है। Composition scheme services के लिए भी है। इन सर्विसेज केस द composition scheme is up to 50 lakhs, बट सर्विसेज के केस में 6% जीएसटी भरना पड़ता है कॉम्पोजिशन स्कीम में। प्लीज अंडरस्टैंड, कॉम्पोजिशन स्कीम आप सामने कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते, आपको अपनी जेब से जीएसटी भरना होगा एंड आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और आप अपने सिस्टम को थोड़ा आप अनकॉम्पिटिटिव हो रहे हो, ये पॉसिबल है। अभी जीएसटी किस पर लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे सेंट्रल एक्साइज होता था वो मैन्युफैक्चर पे लगता था कि भाई अगर मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किया तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। जो वैट होता था वो उस अपना सेल पर लगता था। जो आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स सेल पर लगता था, सर्विस टैक्स सर्विस पर लगता था। तो क्वेश्चन आता है जीएसटी किस पर लगता है? जीएसटी लगता है सप्लाई पर। सप्लाई, what is supply? Supply is all forms of supply of goods or services or both, covering sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal। बहुत वाइड उन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन को बनाया है और इतना उसको कंफ्यूजिंग कर दिया है डेफिनेशन को कि आज तक हमको, अभी 4 साल तो जीएसटी इंप्लीमेंट को होने ऑलमोस्ट आ रहे हैं, बट हमको ये नहीं पता कि व्हाट इज सप्लाई। Why did government do this? Because जिस दिन गवर्नमेंट बोल देंगी what is supply, उनको डर है कि then taxpayer will say I am not supply, I am not doing supply. So what government thought it intelligent not to tell what is supply, but give the examples of what is supply and then leave it. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? सप्लाई इंक्लूड्स ए बी सी डी ई, बट व्हाट इज सप्लाई ये गवर्नमेंट ने नहीं बोला। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम इसको क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो किस पे लगेगा? गुड्स पर लगेगा और सर्विसेज पर लगेगा। तो गुड्स की डेफिनेशन, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीएसटी का एम्बिट कितना वाइड है, जीएसटी से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। गुड्स की डेफिनेशन उन्होंने बोली है एनी मूवेबल गुड्स, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी चीज जिसको आप मूव कर सकते हो तो ये गुड्स है। अगर ये मोबाइल इसको मैं मूव कर सकता हूं तो ये गुड्स है। अगर ये बैच को मैं मूव कर सकता हूं ये गुड्स है। अगर ये केबल को मैं मूव कर सकता हूं तो ये गुड्स है। तो जिस भी चीज को आप मूव कर सकते हो इट इज गुड्स, करेक्ट? तो आप बोलोगे ठीक है, अगर कोई मूव नहीं कर सकते तो फिर तो उसको गुड्स नहीं बोलेंगे, तो फिर उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर्विस की डेफिनेशन आप देखिए। सर्विस की डेफिनेशन उन्होंने बोले एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स। लेट मी टेल यू, दिस इज द डेफिनेशन, एनीथिंग अदर देन गुड्स। उसका मतलब अगर आप द मोमेंट यू विल से आई एम नॉट एबल टू मूव दिस, इट इज नॉट गुड्स, गवर्नमेंट क्या बोलेगी? प्लीज सर्विस का डेफिनेशन आप देखिए, क्या है सर्विस का डेफिनेशन? एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट to come out of the coverage and scope of GST because definition of goods और definition of service बहुत wide है। और जैसे मैंने बोला है कि सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत उन्होंने वाइड रखे हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में सप्लाई के बारे में समझेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर जहां पर मैं बोल सकता हूँ कि काफी वाइड उन्होंने जीएसटी का एम्बिट बनाया है। फिर एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो जीएसटी में हमें नोट करनी चाहिए कि स्टॉक ट्रांसफर पर भी जीएसटी लगता है। जीएसटी सिर्फ सेल पर नहीं लगता है, स्टॉक ट्रांसफर पर भी लगता है। यानी अगर आपने सेल नहीं किया, सिर्फ मटेरियल ट्रांसफर किया तो भी जीएसटी लगता है। बट इन विच केस, जहां पर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मटेरियल ट्रांसफर किया तो ही लगता है, ठीक है ना? अगर सेम कंपनी ने, लेट मी टेल यू, प्लीज पे अटेंशन, सेम कंपनी, उनकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में है और उनकी दूसरी ब्रांच हरियाणा में है और उन्होंने सेल नहीं किया, सिर्फ मटेरियल ट्रांसफर किया, तो भी उस पर जीएसटी लगता है। अगर आप दूसरी कंपनी को मटेरियल ट्रांसफर करते हो, दूसरी कंपनी को मटेरियल ट्रांसफर करते हो, सेम स्टेट में भी भले ही वो रहे, तो भी उसी पे भी जीएसटी लगता है। तो ये बहुत वाइड उन्होंने जीएसटी का स्पेक्ट्रम बनाया है। और कुछ सिनेरियोस है जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन या फिर आप अपने रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप पैसा नहीं भी लेते हो तो हम जीएसटी लेंगे।
तो कंसीडरेशन तो चाहिए जीएसटी के लिए, लेकिन कुछ सिनेरियोस में कंसीडरेशन नहीं भी है तो जीएसटी लगेगा। हम ये सप्लाई डेफिनेशन के बारे में नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, कंसीडरेशन, बिजनेस, सप्लाई एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू ये दे रहा हूं कि इन सिनेरियो में जहां पर आप अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी जीएसटी पे करना होगा, बिकॉज गवर्नमेंट मानती है कि दे डोंट ट्रस्ट, बिकॉज अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप उसमें कुछ टैक्स प्लानिंग करके वैल्यू कम कर दोगे और जीएसटी कम भरोगे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक थॉट प्रोसेस है। तो दे टोल्ड दैट अगर आप कंसीडरेशन नहीं भी है तो आपको जीएसटी भरना है उसमें। इसके काफी सारे प्रैक्टिकल इश्यूज है जो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। एग्जेम्पशंस बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड एग्जेम्पशंस है जीएसटी में। अगर आप देखो तो मैक्सिमम 95% सभी चीज टैक्सेबल है जीएसटी में। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो नेसेसिटी वाले आइटम्स है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर आपका हो गया, या फिर आपकी जो एकदम फूड प्रोडक्ट, जो नेसेसिटी वाले आपके फूड प्रोडक्ट्स है उन पर, और जो कुछ एकदम नेसेसिटी नेशनल इंपॉर्टेंस वाले आइटम्स है उन्हीं पर जीएसटी का एग्जेम्पशन दिया गया है। तो very limited exemption. Somebody is asking that threshold limit is 40 lakhs. See, threshold limit is 40 lakhs, but till now it is not been implemented by the states. So practically as on today also, what is implemented as on today is 20 lakhs only. Please understand. जो रेट्स है जीएसटी के वो ऐसे है, 0% रेट है, 0.1% है कुछ प्रोडक्ट्स पर मर्चेंट एक्सपोर्ट, 0.125 है डायमंड और कुछ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स पर, 3% है ज्वेलरी पर। काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो नेसेसिटी हाई इंपॉर्टेंस वाले आइटम्स है, जैसे सोलार एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सर्विसेज को उन्होंने 5% में रखा है। कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को, गुड्स को उन्होंने 12% में रखा है, और कुछ एक 5% आइटम्स उन्होंने 28% में रखा है। बट 90% मटेरियल, 90% गुड्स एंड 90% सर्विसेज आर अंडर द ब्रैकेट ऑफ 18%। आई मस्ट रियली से दैट ये एक चीज जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है जीएसटी में। नहीं तो अगर तो एक बहुत बड़ा लिटिगेशन जो हमेशा रहता है कि भाई मेरा टैक्स का प्रोडक्ट क्या है, 12 है या 5 है या 18 या 28 है, ये एक बहुत बड़ा लिटिगेशन होता है। हालांकि अभी जो है उसमें भी लिटिगेशन चल रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ लिटिगेशन चल रहा है फॉर 18 एंड 28% एंड ऑल दोस थिंग्स, which we will not go into that in detail. क्लासिफिकेशन जब हम समझेंगे, आई थिंक एक सेपरेट क्लास है क्लासिफिकेशन, उसमें मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। कॉम्पनसेशन सेस, जैसे मैंने आपको बताया है कि कॉम्पनसेशन सेस इज देयर ऑन मोटर व्हीकल्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, तो जिस पर 28% जीएसटी और उसके ऊपर कॉम्पन। तो आज के डेट में अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो मोटर व्हीकल्स के ऊपर 29% से लेकर 49% तक जीएसटी लगता है बिकॉज ऑफ कॉम्पनसेशन सेस। रिवर्स चार्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी लोग चैट बॉक्स में बोल भी रहे हैं कि सर रिवर्स चार्ज के बारे में बताइए। लेट मी टेल यू, रिवर्स चार्ज एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट सेशन रखा है रिवर्स चार्ज का। मैं आज सिर्फ ओवरव्यू देता हूं। रिवर्स चार्ज, सर ये क्या है रिवर्स चार्ज, इसका मतलब क्या है रिवर्स चार्ज का? रिवर्स चार्ज जैसा हमने नाम सुना है, रिवर्स, रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, I am supplier, Mr. B is recipient. I am supplier, Mr. B is recipient. तो जब मैं Mr. B को सप्लाई करूंगा तो इस पे जीएसटी कौन भरेगा? प्लीज आंसर, who will pay GST when Mr. A is supplying to Mr. B? जीएसटी गवर्नमेंट को कौन भरेगा? Mr. A भरेंगे, Mr. B भरेंगे? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। सप्लायर भरेगा जीएसटी या Mr. B भरेगा? अरे मिस्टर बी तो मिस्टर ए को देगा ना जीएसटी। मिस्टर बी विल गिव द जीएसटी टू मिस्टर ए, और गवर्नमेंट को कौन देगा? मिस्टर ए। प्लीज अंडरस्टैंड, जब मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर बिल रेस करेगा तो मिस्टर ए क्या करेगा? 100 रुपए और 18 रुपए जीएसटी लगाएगा, और मिस्टर बी क्या करेगा? 118 मिस्टर ए को देगा। तो मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर बी से जीएसटी कलेक्ट करके, लेकिन गवर्नमेंट को कौन देगा? मिस्टर ए देगा। मिस्टर ए विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो जितनी भी जीएसटी की लायबिलिटी है, जितनी भी जीएसटी की कंप्लायंसेस है, जितनी भी जीएसटी की ऑब्लिगेशंस है, वो सब मिस्टर ए पर है, मिस्टर बी पर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, कल के दिन अगर गवर्नमेंट को पैसा लेना है तो मिस्टर ए से लेना चाहिए, मिस्टर बी से नहीं ले पाएंगे गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन।
बट कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम मिस्टर ए से नहीं लेंगे, हम टैक्स मिस्टर बी से डायरेक्टली लेंगे, यानी जो कस्टमर है, जो रिसिपिएंट है, उससे डायरेक्टली हम टैक्स लेंगे कुछ केसेस में। क्यों? क्योंकि शायद गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज डिफिकल्ट टू टेक टैक्स फ्रॉम द सप्लायर इन दोस केसेस। तो उन्होंने कुछ एक लिस्ट बनाई है, 15-20 ट्रांजैक्शंस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। उन केसेस में टैक्स जो है मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर ए को नहीं देगा, मिस्टर बी डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देगा टैक्स। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, जहां पर जनरली फॉरवर्ड चार्ज लगता है बट कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज लगता है। वो कौन से केसेस है, उसके क्या इश्यूज है रिवर्स चार्ज के, सभी हम एक सेपरेट सेशन में लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ओवरव्यू में आप समझिए कि एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स चार्ज। एक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज एंटी प्रॉफिटियरिंग। एंटी प्रॉफिटियरिंग जहां पर अगर आप अपने प्रोडक्ट का रेट, समझ लीजिए जीएसटी का रेट 18% था और आपके प्रोडक्ट का रेट 100 रुपए था, जो कि ऑल इंक्लूसिव है। एमआरपी ऑल इंक्लूसिव होती है, एवरीबडी एग्रीज। एमआरपी जब होती है वो ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती है, करेक्ट। तो आपके प्रोडक्ट का रेट था 100 रुपए, विच इज इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। अब जब गवर्नमेंट ने उसका रेट 18 से 5 कर दिया है, अज्यूम कि गवर्नमेंट ने 18 से 5 रुपए कर दिया है, तो आपको लगता है वो 100 रुपए का प्राइस कम होना चाहिए, यस और नो? 100 रुपए की जो एमआरपी है, जो कि ऑल इंक्लूडिंग टैक्सेस है, जब गवर्नमेंट ने टैक्स ही कम कर दिया तो 100 रुपए का रेट कम होना चाहिए ना। लेकिन कुछ एसएससीज क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है लेकिन वो एमआरपी कम नहीं करते हैं, वो एमआरपी उतनी ही रखते हैं, 100 रुपए। तो इसको बोलते हैं टैक्स के नाम पर आप कलेक्ट कर रहे हो पैसा एक्स्ट्रा, एंटी प्रॉफिटियरिंग। तो एंटी प्रॉफिटियरिंग में गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अगर रेट आपका कम हुआ है तो आपको वैल्यू भी कम करनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट की ये कम करनी चाहिए वैल्यू। बिकॉज गवर्नमेंट को ये लगा था कि जीएसटी आने के बाद में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने एंटी प्रॉफिटियरिंग का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन द जीएसटी रिजिम। बट इन द एक्चुअली में क्या हो गया है कि काफी केसेस जहां पर एंटी प्रॉफिटियरिंग एप्लीकेबल ही नहीं है, स्टिल उन केसेस पर गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट कर रही है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट ठीक है, उसमें बहुत बड़ा लिटिगेशन हो रहा है एंटी प्रॉफिटियरिंग में। आप सिर्फ गूगल पर जाकर देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ। बिकॉज जहां पर जेन्युइन प्रॉफिटियरिंग है वहां पर आप लीजिए, लेकिन आप बिजनेस को नहीं बोल सकते कि आप प्राइस कम करो, बिकॉज बिजनेस को बिजनेसमैन को चलाना है, गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं चलाना है। गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं है कि आप जाकर बिजनेसमैन को बोलो कि आप अपना प्राइस कम करो, बिकॉज उसके प्रॉफिट, उसकी कॉस्टिंग, उसका बिजनेसमैन को ज्यादा पता है। गवर्नमेंट डोंट हैव पावर टू टेल द बिजनेसमैन व्हाट शुड बी द प्राइस। तो इस पे एक बहुत बड़ा लिटिगेशन चल रहा है, बट देन आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल बिकॉज ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। कंप्लायंस रेटिंग सिस्टम गवर्नमेंट बोल रही है कि वो लेकर आएंगी, अभी तक उन्होंने लाया नहीं है, बट इन फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड कि कुछ कंप्लायंस रेटिंग सिस्टम रहेगी, वेयर इफ समबडी इज अ नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर, उनकी रेटिंग कम रहेगी तो फिर उनको कोई लोन नहीं देगा, उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। बट इसमें काफी सारी चीजें प्रॉब्लम भी हो रही है कि बहुत बार क्या होता है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू पे टैक्स, यस और नो? इट इज पॉसिबल राइट दैट बिजनेसमैन के पास पैसा जेन्युइनली नहीं है, वो पे करना चाहते हैं टैक्स, दे डोंट वांट टू इंटेंशनली अवॉइड पेइंग टैक्स, बट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे आर नॉट एबल टू पे टैक्स। बट गवर्नमेंट ने जो जीएसटी का स्ट्रक्चर बना दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप 2 महीने टैक्स नहीं भरोगे तो हम आपका ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर देंगे, हम आपका टैक्स नंबर कैंसिल कर देंगे, हम आपके ऊपर इंक्वायरी लगा देंगे, हम आपके कस्टमर को बोल देंगे कि आप नहीं पे कर रहे हो तो फिर आपके साथ आपका कस्टमर बिजनेस नहीं करेगा। ये सब गलत है, ये गलत है, बहुत गलत है, और इससे नुकसान सिर्फ छोटे बिजनेसेस का होने वाला है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जहां पर यू कैन नॉट से, हाँ ठीक है, अगर कोई लेट टैक्स पे कर रहा है तो वो इंटरेस्ट के साथ पे करेगा ना, यस और नो? आई एम गोइंग टू पे विथ इंटरेस्ट, राइट? तो गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर क्यों गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजंस लेकर आए जहां पर आप बोलते हो कि अगर आपने 2 महीने कम पे किया तो हम आपका सिस्टम ही ब्लॉक करें? आप मानिए, अगर ई वे बिल ब्लॉक कर दिया तो प्रैक्टिकली अ पर्सन कैन नॉट डू अ बिजनेस। As per Article 302 of the Constitution of India, you cannot stop anybody from doing business. Business must be free.
बट जीएसटी में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जहां पर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने 2 महीने नहीं टैक्स पे किया तो हम आपका ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे, हम आपका ई इनवॉइस सिस्टम बंद कर देंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, हम आपके कस्टमर को बता देंगे आपके साथ कस्टमर बिजनेस नहीं करेगा, आपकी कंप्लायंस रेटिंग गिरा देंगे। ये सभी गलत प्रोविजंस है। ये एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जीएसटी गया है इन लास्ट 4 years। आई होप गवर्नमेंट रियलाइज करे और ये सभी चीजें बंद हो जाए। ई इनवॉइस, ई वे बिल का एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में एक सेपरेट सेशन है, आई विल नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ इट। बट ई वे बिल का जब भी आप मटेरियल को मूव करते हो और एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर वाला जो मटेरियल होता है 50,000 एंड 1 लाख का उन्होंने कुछ स्टेट्स ने 2 लाख तक की लिमिट रखी है, तो उस पर आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो आपकी मटेरियल जब मूव होती है तो आपके ट्रक और आपकी गाड़ी के साथ में ई वे बिल भी साथ में जाना चाहिए। तो व्हाट इज ई वे बिल, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। आई एम श्योर जो स्पीकर इस पे ले रहे हैं वो आप बहुत ही ब्यूटीफुली आपको इसके बारे में समझाएंगे। फिर ई इनवॉइसिंग जो एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई है, जो पहले 500 करोड़ के ऊपर वालों के लिए एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर से, इमीडिएटली 1 जनवरी से उन्होंने 100 करोड़ के ऊपर वालों पे भी ई इनवॉइसिंग लगा दिया। और आज की डेट में 1 अप्रैल से 50 करोड़ के ऊपर जिनका भी टर्नओवर है उनको ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। ई इनवॉइस का मतलब है रियल टाइम इनवॉइसिंग। जैसे आपने कस्टमर को बिल दिया, इमीडिएटली गवर्नमेंट के पास भी वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। रियल टाइम इनवॉइसिंग। तो जो पहले होता था कि मंथली एक बार आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट बोले हमको मंथली नहीं चाहिए, हमको तो रियल टाइम चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं इससे करप्शन थोड़ा कम होगा जो टैक्सेशन सिस्टम में है। बट ऑब्वियसली अब पता नहीं आगे जाकर कैसे इसमें डेवलपमेंट्स होंगे, हमको देखने पड़ेंगे ई इनवॉइसिंग में। बट there is a concept of e-invoicing which is also the next speaker will take in more detail. कुछ important concepts I will touch upon, I will not go into detail of it. QR code की requirement है जहां पर B2C business to consumer transactions है, तो QR code आपको देना होता है आपके इनवॉइस के ऊपर। एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम है QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, जो 5 करोड़ के नीचे जिनका टर्नओवर है उनके लिए। तो जहां पर अगर आपको मंथली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मंथली पेमेंट कीजिए अडॉक बेसिस पर। अडॉक बेसिस पर आप मंथली पेमेंट कर दीजिए, कैलकुलेशन भी मत बनाइए मंथली बेसिस पर, और क्वार्टरली आप पूरी कैलकुलेशन करके रिटर्न फाइल कीजिए। तो ये कंप्लायंस रिडक्शन करने का एक तरीका है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है। तो इसको हम बोलते हैं QRMP स्कीम। If you want to know more about the QRMP scheme, you can simply YouTube or Google, you will come to know a lot of information. जो returns का जो सेशन है, I am sure the speaker will cover about the QRMP also. जॉब वर्क की एक कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, जहां पर आप अगर जॉब वर्क के लिए मटेरियल देते हो तो आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने छोटा सा एग्जेम्पशन दिया है, बट ऑब्वियसली वो एंड में जीएसटी लेते हैं, तो इसीलिए वो एक स्टेज के लिए उन्होंने जीएसटी को माफ किया है, जॉब वर्क का जो कॉन्सेप्ट है। बट अल्टीमेटली जीएसटी उस पर जाता है बाद में मटेरियल जैसे आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्साइज के जमाने से चला रहा है। आई थिंक जॉब वर्क इज ऑल्सो अनदर स्पेशल टॉपिक विच इज देयर इन द सब्जेक्ट फॉर कवरेज। टाइम ऑफ सप्लाई, यानी अब जब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि अब जब जीएसटी भरना ही है तो कब भरना है, वो डिफाइन होता है टाइम ऑफ सप्लाई में। टाइम ऑफ सप्लाई इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, देयर विल बी अ सेपरेट सेशन फॉर इट। कितने वैल्यू पे भरना है वो वैल्यूएशन टॉपिक में भरेंगे, कैसे भरना है ये सभी चीजें हम समझेंगे इन द कोर्स ऑफ दिस 15 डेज सेशन। रिफंड का कॉन्सेप्ट है जहां पर एक्सपोर्टर्स को और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले एसएससीज को रिफंड दिया गया है। आई थिंक रिफंड इज ऑल्सो सेपरेट सेशन विच वी विल डिस्कस। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ इट। यानी आप इतना जानकारी रखिए कि अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको जीएसटी का रिफंड मिलने के चांसेस है। जीएसटी की रिटर्न मंथली फाइल करनी होती है, कुछ केसेस में मैंने बोला क्वार्टरली रिटर्न है, but overall compliance is monthly. There is a huge compliance in the GST, tremendous compliance, and काफी सारा issues आगे जाकर आने वाले हैं। तो we need to really learn and update ourselves. Yearly annual returns है, तो पहले annual returns में concept ऐसा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई करना होता था और ऑडिट करना होता था, बट अभी इन्होंने ये चेंज कर दिया है वेर इन अभी सेल्फ सर्टिफिकेशन रहेगा। तो बट एनुअल रिटर्न साल में एक बार फाइल करनी होगी टैक्स पेयर्स को। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज होता है एनुअल रिटर्न, जहां पर आपको कंप्लीट रिकंसिलेशन करनी होती है। कंप्लीट रिकंसिलेशन, आपकी बुक्स से आपकी रिटर्न्स को पूरा रिकंसाइल करके आपको फाइल करना होता है। बट अल्टीमेटली इट्स अ गुड मूव, जहां पर लिटिगेशन आगे जाकर कम हो सकता है बिकॉज ऑफ एनुअल रिटर्न। हम टाइमली हमारी लायबिलिटी डिटेक्ट करके हम टाइमली उसको पे कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एनुअल रिटर्न का, बट एनुअल रिटर्न भी हमने एक सेपरेट सेशन रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ इट।
बाकी ये जनरल प्रोविजंस है, टैक्सेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, इनवॉइसिंग, नेचर ऑफ टैक्स, all these are separate sessions which you will understand separately in the classes to come. I am deliberately not discussing this because I'm sure I want to keep something for the other speakers and other sessions also for you to learn. Correct? So one very important statement which I thought I'll tell to all of you, I'm sure you must have heard this: in this world nothing can be said to be certain except death and taxes. So death तो हम सभी अभी देख रहे हैं कि कितनी हाउ फ्रेजाइल वी ऑल आर, एंड टैक्सेस अगर लगता है तो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा. इसमें ऐसे कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है. इफ द टैक्स इज एप्लीकेबल यू हैव टू पे, सर्टेनली यू नीड टू पे द टैक्सेस. Benjamin Franklin has told about this. So I hope this discussion has helped you in understanding the GST from the basics point of view, and we thought of covering the overview of GST in this session. So this is what I have to explain you all in this session. If you have any queries, please you put it in the chat box. We will take a few queries. Jitna ho sake, I will try to resolve your queries. And in case you have more queries, आपको लगता है कि अभी resolve नहीं हो पाएगी, I have given my email ID. You can email me your queries. I will be more than happy to resolve. In case you want to know more videos on GST, you can go to my channel Ravi Kumar Somani on YouTube, where I have posted a lot of short videos on GST to understand some concepts in depth. But then let's look at how many queries we can resolve now. I will try to resolve as much as possible. So thank you all for patient listening. I would give it to Rajesh Bhai to guide me on how do we take questions and how can we answer some questions. Few people have raised hands. So this PPT will be shared on WhatsApp, no problem. I will do that. Questions मुझे नहीं देख रहे हैं ज़्यादा. Everybody is telling thank you again. Thank you all for staying for so long. That too on a Saturday weekend. Few people have raised hands, so I don't know how we can unmute. Let me see if I can unmute you. And 1 minute. I can see some hands being raised. How do I unmute? Rajesh bhai, you are there? Yeah, I am there. Friends, just what I have observed, some questions are with respect to the next topic. For example, we will cover job work in the separate topic, right? So with queries with respect to the job work, we will cover in that separate session only. If we have specific queries with respect to the today's discussion, we are very happy to discuss the same. If you have queries related to the topics which we will cover in the next session, I think we should cover that queries in next session only after completion of the session. Somebody is still asking about the 20 lakhs and 40 lakhs. Let me tell you, law में government ने change कर दिया है, जहाँ पर the limit को उन्होंने 20 lakhs से 40 lakhs बढ़ाया है, but then उसको अभी तक notify नहीं किया है. उन्होंने state government पे डाल दिए हैं चीज के. हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिसाब से आप नोटिफिकेशन निकालिए और आप 20 लाख को 40 लाख कर सकते हो अपने स्टेट में. बट टिल नाउ व्हाट आई हैव सीन इज नन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डन दिस चेंज एंड इट इज स्टिल 20 lakhs इन ऑल द स्टेट्स. ठीक है ना? तो प्रैक्टिकली उनके पास एवेन्यू है 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट को लेकर जाने का, बट हमने अभी तक देखा नहीं है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करते हुए. So this is what I wanted to again explain. Composition scheme जो होती है वो अगर आपका 1.5 करोड़ के नीचे तक कुछ टर्नओवर है, उससे कम है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हो, जहां पर आपको इतनी सारी कंप्लायंसेस करने की नीड नहीं है. यू नीड नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, यू नीड नॉट चार्ज 18% जीएसटी. 1% या 2% डिपेंडिंग अपॉन आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, आप उतना जीएसटी लगाकर आप आगे बढ़ सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम में. So this is about the composition scheme in GST, which is a simplified scheme for a small taxpayers. Oxygen GST में लगता है, हाँ मेरे हिसाब से oxygen is also liable in GST.
आई थिंक इट इज 18%, बट मुझे जितना पता है अभी कुछ डिस्कशन चल रहा था कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिड्यूस द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ऑक्सीजन, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है ऑक्सीजन के जीएसटी रेट के ऊपर। जीएसटी काउंसिल के बारे में आप लोग पूछते हो, तो जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन है और स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने फाइनेंस मिनिस्टर इज ए रिप्रेजेंटेटिव एंड सभी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर कोई भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल को पास करना होता है तो उनको 75% मेजॉरिटी से ही पास हो सकते हैं, बट ये 75% मेजॉरिटी अटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एक वोट की वैल्यू होती है 33% और स्टेट गवर्नमेंट के सभी वोट्स मिलकर वैल्यू होती है 66.66%। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली कुछ करते हैं, व्हाट आई केम टू नो इज अगर एक भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल में पास करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो यस बोलना ही पड़ेगा, और एटलीस्ट 20 स्टेट गवर्नमेंट्स अगर यस बोलेगी तभी जाकर कोई भी डिसीजन जीएसटी में ओके होगा, नहीं तो ओके नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइव स्टॉक पर जीएसटी लगता है क्या? मेरे हिसाब से लाइव स्टॉक पर जीएसटी लगता है, बट एज आई अंडरस्टैंड इनको एग्जेम्पशन में रखा गया है जीएसटी में। दिस इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग। अब वो प्रोडक्ट्स, काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन पे एक एक रेट में अभी नहीं बोल पाऊंगा। पुणे टू सांगली अगर आप ट्रांसफर करते हैं शोरूम टू शोरूम तो जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा, बिकॉज ये सेम स्टेट में है। अगर अलग अलग स्टेट में होते तो जीएसटी लगता था, ठीक है। अगर ये दो अलग अलग कंपनी है तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप मूव कर रहे हो दूसरे स्टेट में तो जीएसटी लगेगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वाला, वो अलग कॉन्सेप्ट है। उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, जहां पर आप आईटीसी, सिर्फ आईटीसी भी ट्रांसफर कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज विद इन स्टेट, एंड इंटर स्टेट में कुछ इश्यूज है, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट। हाउ जी, हाँ, स्टेट एंड सेंट्रल में जीएसटी शेयरिंग कैसा होगा? स्टेट एंड सेंट्रल में जीएसटी जो डिवाइड होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। जो आईजीएसटी एलिमेंट है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट गेट्स डिवाइडेड इक्वली। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर को ज्यादा मिलता है या स्टेट को कम मिलता है। सीजीएसटी है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो आईजीएसटी है उसमें से 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। कैसे पता चलता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाना चाहिए? जो आप जीएसटीआर 1 में डालोगे वो हिसाब से गवर्नमेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो आपको जीएसटीआर 1 में सही डिटेल्स डालनी है, ठीक है। गोल्ड पर कितना जीएसटी है? गोल्ड पर अगर आप देखो तो 3% जीएसटी है। 3%। बुलियन और ज्वेलरी प्रोडक्ट सभी पर उन्होंने 3% रखा है। पहले बहुत बड़ा डिस्प्यूट था व्हाट इज बुलियन व्हाट इज ज्वेलरी, क्योंकि अलग अलग रेट थे, बट अब तो सब 3% है स्टैंडर्ड रेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शन पे आईटीसी नहीं लगता है, रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शन पे आईटीसी लगता है और वो इमीडिएटली आपको क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। सम डीलर हैज परचेज गुड एट 12% एंड सेम सेल एट 18%, इज इट लीगल? अगर रेट उसका 18% है तो 18% लगाना चाहिए। अगर रेट 12% 12 लगाना चाहिए, लेकिन अगर रेट 12 और अगर आप 18 लगा रहे हो तो वो तो 100% इलीगल है, गलत है। और जरूरी नहीं है कि जो रेट में मैंने परचेस किया है वही रेट पे आगे लगाना चाहिए। शायद जब मैंने परचेस किया तब 12 था और जब मैं सेल कर रहा हूँ तब शायद गवर्नमेंट ने रेट चेंज करके 18 कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि जो रेट पे परचेस किया है उसी रेट पे आगे सेल करना चाहिए जीएसटी का। जिस दिन आप सेल कर रहे हैं उस दिन क्या रेट है वो हिसाब से आपको रेट लगाना होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू ऑल मस्ट नो। Job work is a separate topic, so I'll not go into the job work aspect. If separate registration of same company in same state, then GST लगेगा। Yes, अगर सेम कंपनी का सेम स्टेट में अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो वो दोनों रजिस्ट्रेशन के बीच में भी जो ट्रांजैक्शन होगा, जो स्टॉक ट्रांसफर होगा, जो सर्विस सप्लाई होगी, उस पर जीएसटी लगेगा। एनीवन कैन डू जीएसटी ऑडिट, इवन टैक्स कंसल्टेंट। यस, अभी जो चेंज आया है उसमें टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर भी जीएसटी की ऑडिट कर सकते हैं, और ये सेल्फ सर्टिफिकेशन है। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जो पहले मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं है। नोटिस पे रिकवरी पे जीएसटी लगेगा क्या? ये हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। पेट्रोल पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और इनफैक्ट वैट भी लगती है, दोनों लगते हैं। एक्साइज ड्यूटी भी लगती है
और वैट भी लगता है पेट्रोल पर। और जब आप इंटरस्टेट मूव करते हो तो CST लगता है। इस पे बहुत बड़ा लिटिगेशन हुआ था कि इंटरस्टेट पर CST का बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बट अल्टीमेटली हमारे पास में आज की डेट में काफी सारे जजमेंट्स है जहां पर उन्होंने बोला कि इंटरस्टेट पर CST का बेनिफिट मिलेगा इवन आफ्टर GST इज इम्प्लीमेंटेड। रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन आई डोंट नो, बिकॉज मेरा तो काफी बार ऑन ऑफ हुआ था, तो आई डोंट नो वेदर द रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल विथ मी, बट लेट्स सी इफ इट इज अवेलेबल आई विल श्योरली शेयर द रिकॉर्डिंग with Rajesh bhai, which can be uploaded on the WhatsApp groups. And again, you can let all your other friends also know about this topic, this session which we are doing. It's a wonderful initiative by Gita Parivar. I must really thank Rajesh bhai जो इतना पेन लेकर ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरा सेशन, और जो पूरी टीम है गीता परिवार की, मुंदड़ा जी जो पूरा ये प्रोग्राम को स्टीयर कर रहे हैं. I'm really thankful to them for doing all these efforts for the benefit of all of you, and you need to inform to all your other friends and colleagues ताकि वो भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकें. Over to you, Rajesh bhai. Thanks a lot, Ravi Somani sir, for accepting our request and enlighten us on the very important topic GST overview. I just like to add one point. When I have just decided the topic GST overview, I was very surprised how Ravi will cover constitutions, constitutional amendments and definitions and all, because up to section 6 we like to cover today, up to section 6, because tomorrow the definition of supply and section 8 composite supply and mixed supply we will cover. But Ravi has covered such a nicely. I really appreciate Ravi because you have overviewed today what is actually GST is, and most of the concepts briefly you have covered today. Thanks a lot for joining this series, and I also thank Gita Parivar. I thank SG Mundada sir, and also I thank all the participants for joining this session. I request every one of you, if you can have any point for development of this series, any new topic. Today we made some mistake, technical support was not there, or some other issues, mute and all problems. From tomorrow we will streamline all the issues and give maximum weightage to the session. Thank you all for joining this session. Yeah, thank you everyone. Bye. See you all tomorrow morning 9 a.m. again. Yes sir, thanks a lot. Yeah. Bye all.